नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से चैनल राइज एंड शाइन एनके में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी क्लास 11th के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इस वीडियो को देखने के बाद आप पक्का पास हो जाएंगे। और अगर आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है ना कि मैंने तो सारा साल ऐसे ही गुजार दिया और अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक बात बताऊंगा, उसके बाद आप पक्का पास हो जाओगे। पक्का मतलब पक्का। एक सिंपल सी ट्रिक अगर आपने वो अप्लाई कर दी तो हो ही नहीं सकता कि आप फेल हो जाओ। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। देखो मैं क्या है कि ऐसे रिकॉर्ड करने वाला था कि मैं बोर्ड पर यूनिट वाइज जैसे यूनिट लिख दूंगा और उसका चैप्टर लिख दूंगा और चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बता दूंगा, ठीक है। पर इससे ना काफी ज्यादा लेंथी हो जाती है वीडियो, तो मैंने कोई और फॉर्मेट अपनाया है, उससे मैं आपको समझाऊंगा और आपको आराम से समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है फिजिक्स में और क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने नोट्स बनाए थे तो उन्हीं से आपको आराम से समझा दूंगा। तो मैंने बनाए थे फिजिक्स के नोट्स, और फिजिक्स के नोट्स 11th के लिए, मतलब ये ऐसे कि मैं आपको समझा सकूं। अब देखिए शुरू करते हैं। तो पंजाब बोर्ड क्लास 11th फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो पूरा पूरा है इससे कि आप पास तो हो ही जाओगे आराम से इन टॉपिक्स को करने के बाद, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई। इन टॉपिक्स में से हमेशा पूछा जाता है, और मैं तो स्पेशली पंजाब बोर्ड वाले बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ 8-10 साल से। तो उन पेपर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो मेरे पास थे उनके आधार पर ही मैंने ये आपके लिए तैयार किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो है जीरोथ यूनिट, ठीक है। जीरोथ यूनिट में ना मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। एक मिनट पूरी बात सुनो पहले। तो इसमें से ना आपको काम तो नहीं आएगा, या ज्यादा से ज्यादा आपको 1-2 नंबर का काम आ सकता है। ये जरूरी किस लिए था? बेसिक कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि हर दूसरे आर्टिकल में लास्ट में हम बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिगो, ये सारी चीजें बेसिक मैथ है वो यूज होता है। तो वो बातें इसी में हमें समझा दी गई थी। उसके बाद है फिजिकल वर्ल्ड। सेकंड हमारा अब जो फर्स्ट यूनिट आएगा असल में वो है फिजिकल वर्ल्ड, यानी यहाँ से आपका मेन काम शुरू है। तो जो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट वाला जो यूनिट है हमारा पहला, तो इसमें क्या है? चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो चैप्टर 1 है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें क्या है, पहली चीज जो आपको कर लेनी चाहिए वो है कि एसआई यूनिट्स कर लेनी चाहिए सारी क्वांटिटीज की। तो 1 नंबर में आपको वो भी पूछी जा सकती है, जैसे कि फोर्स के एसआई यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, वर्क के क्या होंगे, जाउल, ठीक है। ऐसे आपको ऑलमोस्ट क्वांटिटी, पावर के वॉट, ठीक है। और जैसे चार्ज के कूलम, करंट के एम्पियर, जैसे ये बेसिक यूनिट्स जो है वो आपको याद रखनी चाहिए। 1 नंबर में पक्का आपको कोई ना कोई क्वांटिटी के यूनिट्स पूछे जाएंगे। दूसरा है आपको सिग्निफिकेंट फिगर अच्छे से कर लेना चाहिए, ठीक है। कि 1 नंबर में वो भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। तो उसके बाद है डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये ही तो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी इस पहले यूनिट से। डायमेंशनल एनालिसिस में से 2 तरह से काम आ सकता है। तो 1 नंबर में आपको डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं किसी क्वांटिटी के, जैसे मान लो फोर्स है, फोर्स के डायमेंशंस आपको पता है m1 l1 t-2 होंगे, ठीक है। तो ऐसे डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं। और 2-3 नंबर में क्या है कि 2 या 3 नंबर में आपको क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लो कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू जाओ इनटू डाइन्स, ठीक है। 1 न्यूटन में आपको पता है 1 न्यूटन में 10⁻⁵ डाइन्स होते हैं, ठीक है। और ये न्यूटन जो था वो तो ऐसा यूनिट था, और डाइन जो था वो सीजीएस यूनिट था। और उसके बाद दूसरी, जैसे 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, काफी बार ये पूछे गए हैं। उसके बाद है डायमेंशनल एनालिसिस में से ही जो आपको नहीं छोड़नी है वो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। जैसे आपको एक फॉर्मूला दे दिया, अब आपको क्या है कि बताना है कि क्या ये सही है डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या कर देंगे, डायमेंशंस निकाल देंगे, राइट हैंड साइड भी क्या कर देंगे, डायमेंशंस निकाल देंगे। अगर सेम डायमेंशंस आएंगे तो मतलब सही है ये फॉर्मूला, ये भी है। इन दोनों में से ये दोनों पूछे गए हैं, ये भी पूछा गया है। इस कॉपी पर जो जो क्वेश्चन आपको दिखेगा ना वो मैंने खुद से ऐड नहीं किया है, ये सारे आपको 11th में मिलेंगे। अगर आपने सितंबर के पेपर में देखा होगा तो ये आपको मिले होंगे पक्का क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट चीज डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला भी जो है डायमेंशनल एनालिसिस से पूछा जा सकता है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट था किसमें, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में। एक और चीज जो आपको छोड़नी नहीं है वो है, एक और चीज जो आपको छोड़नी नहीं है वो ये है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है ये जी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे। जी को इधर ही रखना, बाकी सारी चीजें इस तरफ ले आना, डायमेंशंस पुट करना, सॉल्व करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ना काइनेमेटिक्स हमारा दूसरा यूनिट है, उसमें ना 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 2 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 3 है मोशन इन अ प्लेन। ये ऐसे इसलिए किया है मैंने क्योंकि आपको ना क्लियरली यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज पता चल जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और लास्ट में ना इनमें से भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं आपको
बता दूंगा। कई तो ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि टोटल फिजिक्स में कितने यूनिट हैं और कितने चैप्टर्स हैं। ये वीडियो देखने के बाद वो तो पता चल जाएगा आपको, और उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। उल्टा अपनी क्लास में जो बच्चे हैं ना, आपके जो क्लासमेट्स हैं, उनको बता देना कि ये आएंगे, कर लो ढंग से। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या है, इसमें देखो रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चीजें आपने की होंगी। इनके ऊपर कोई ना कोई छोटा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, इनकी डेफिनेशन, इनके यूनिट वगैरह या इनके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसी चैप्टर 2 में क्या है, काइनेमेटिक इक्वेशंस। काइनेमेटिक इक्वेशंस आएंगे जिन्हें हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इस यूनिट में, जो आपको छोड़नी ही नहीं है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशंस हैं, v is equals to u plus 8t, s is equals to ut plus half at square, v square minus u square is v square minus u square is equals to 2as। ये सबसे ज्यादा जरूरी थी। 3 नंबर में भी आ सकती हैं, और 5 नंबर में अगर ग्राफिकल मेथड आया इनमें से तो पूछा जा सकता है। अब इन्हें डिराइव करना है, यानी इन्हें बनाना है, तो एक तो ग्राफिकल मेथड है, एक कैलकुलस मेथड है और एक अलजेब्राइक मेथड है। तीनों में से कोई भी एक मेथड जो है वो पूछा जा सकता है। ज्यादातर केसेस में कैलकुलस मेथड पूछा गया है 3 नंबर के लिए, और 5 नंबर में ग्राफिकल मेथड पूछा गया है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, आप या तो नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ, या आप क्या कीजिए, मैं ना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसी के पीडीएफ का। और मेरे पास ना एक और पीडीएफ नहीं, ऐसे ही नोट्स हैं, उनमें ना मैंने प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चंस लिख रखे हैं पंजाब बोर्ड के लिए, वो एग्जाम्स में एज इट इज आते हैं, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा, वो भी देख लेना, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, तीसरा चैप्टर जो है ना वो है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, इसमें से आप समझ गए इक्वेशंस ऑफ मोशन कर लेना। इसमें मोशन इन अ प्लेन में क्या है, स्केलर और वेक्टर आएगा आपके पास। सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी, देखा होगा हर दूसरी है ना क्वांटिटी के लिए हमें देखना पड़ता है कि यार वो स्केलर है या वो वेक्टर है। जैसे चार्ज स्केलर है, जैसे जैसे ना स्पीड स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर है। ये भी क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन ज्यादातर। तो वेक्टर का ना सारा ही कंसेप्ट आपको कर लेना है। जैसे कि मान लो जोड़ते कैसे हैं, उनकी प्रोडक्ट आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट होती है वेक्टर की, क्रॉस प्रोडक्ट होती है, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी। वो इसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन तो मान लो 8 साल में ना 6 से 7 बार पूछा गया है। 8 साल में फाइनल क्वेश्चंस में, जो फाइनल एग्जाम होते हैं उनमें 8 बार अगर पेपर हुए ना तो 7 बार पूछे, काफी बार आता है ये। उसके बाद सबसे ज्यादा अचूक बाण, जैसे होता है ना ब्रह्मास्त्र लड़ाई में जैसे पुराने टाइम पर यूज करते थे, कि ये नहीं चूकेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भाई इतनी बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है प्रोजेक्टाइल मोशन, वन ऑफ द मोस्ट। ये आपने देखा होगा पक्का सितंबर में था। अगर सितंबर में था तो कमेंट जरूर करना कि सितंबर में था। अब इसके बाद इसमें भी 2 है, एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, एक एंगुलर प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मैं बता दूं क्या है, कि जैसे ना एक हाइट आपको दी गई होगी, उससे आप थ्रो करोगे प्रोजेक्टाइल को, तो ऐसी होगी प्रोजेक्शन, ठीक है। और एंगुलर में क्या होगा कि एक एंगल से थ्रो करोगे प्रोजेक्टाइल को ऐसे। तो ये वाला था ना वो एंगुलर प्रोजेक्शन है, और ये वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। ध्यान से कर लेना, हॉरिजॉन्टल ही आ जाता है ज्यादातर, तो इसमें आपको पूरा डिटेल में पूछेंगे। वो दूसरी पीडीएफ दूंगा ना, उसमें क्वेश्चन होगा, तो देख लेना प्रोजेक्टाइल वाला कि क्या क्या पूछा जाएगा। और एक चीज जो ज्यादा ध्यान देने वाली है ना, वो है ट्रायंगल लॉ। देखो काफी बड़ा है, ठीक है काम। और 2 यूनिट हमने कर लिए, कितनी चीजें देख ली आपने, थोड़ी सी तो बातें की हैं। एक तो क्या देखा आपने कि डायमेंशनल एनालिसिस वाला है, वो हमें अच्छे से कर लेना है। दूसरा हमने क्या देखा है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें अच्छे से कर लेनी है। तीसरा हमने क्या देखा है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला है वो हमें अच्छे से कर लेना है। अगर इस वीडियो पर ना ढंग से व्यूज आ गए, लाइक्स आ गए, अगर इस वीडियो पर ना 200 से ज्यादा लाइक्स आ गए, 11th वाले बच्चों इस वीडियो पर अगर 200 से ज्यादा लाइक्स आ गए, तो मैं इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बना दूंगा आपके फिजिक्स के पेपर से पहले, ठीक है। इसी फॉर्मेट में अच्छे से समझा दूंगा सारी चीजें, नहीं आता तो, पर ये चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल लॉ और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आप ढंग से कर लेना। ये भी काफी बार पूछा गया, पैरेललोग्राम भी पूछा जाता है, पर इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। आप एक बार ये कर लेना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ज्यादातर क्या होगा कि आपका जो पेपर होगा ना वो आपके स्कूल में बनाएंगे, तो ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यही टॉपिक्स है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है। अब इसके बाद चलते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट है हमारा लॉज ऑफ मोशन। अब फिजिक्स को किसके नाम से जानते हैं, ज्यादातर हम फिजिक्स की कोई बात करता है बंदा तो न्यूटन की बात करता है, पेड़ से सेब गिरा था उसके सर पर, उसने लॉज दे दिए, ऐसे मजाक बनाते हैं ना ज्यादातर न्यूटन भाई का। तो लॉज ऑफ मोशन है ना, वो थर्ड यूनिट है हमारा, और ये 4th चैप्टर भी है। इसमें क्या है, प्रूव दैट सेकंड लॉ इज रियल ऑफ मोशन। जैसे 3 लॉज तो आपको आने ही चाहिए। थर्ड लॉ तो सबको याद होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये एक लॉ तो सबको याद है, बाकी 2 का पता नहीं। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, डिस्कस रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, डिस्कस एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एलिवेटर, इनर्शिया मोमेंटम, मोमेंट, इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। और क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या, प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ये भी प्रूव करना कि यही रियल लॉ ऑफ मोशन है, यही क्या है, रियल लॉ ऑफ मोशन है। ये दोनों तो काफी ज्यादा जरूरी है। और प्रूव कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये मैंने जो लिख रखे हैं ना,
ये सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक्स थे। इनमें से भी अगर आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट करना, देखो यही करने चाहिए आपको, सारे छोड़ने नहीं चाहिए। इनमें भी अगर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना है तो ये जो है ना, स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ये जो फर्स्ट था प्रूव दैट इज सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, तो ये आ जाएगा। पर इन बाकियों में से भी कोई ना कोई आ सकता है। तो और दूसरा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा स्कूल में, ये भी काफी बार पूछा जाता है। उसके बाद है हमारा फोर्थ यूनिट, वो है वर्क पावर एनर्जी, सबको पता है, ठीक है। और फोर्थ यूनिट और चैप्टर भी है हमारा, तो इसमें बेसिक सारा देख लेना, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क देख लेना। जैसे बेसिक से मेरा मतलब क्या था कि वर्क की डेफिनेशन क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क स्केलर है या वेक्टर है, उसके यूनिट्स क्या है सेम पावर और एनर्जी के लिए। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क, आपको पता है पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है, जीरो वर्क होगा या नेगेटिव वर्क होगा। उसके बाद स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, सबसे ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। ये भी कई बार पूछी जा चुकी है, तो ये 2 नंबर में ही पूछी गई है ज्यादातर केसेस में। चलिए आगे चलते हैं। अब ना आपका जो फोर्थ यूनिट था वर्क पावर एनर्जी वाला, उसी में है कोलिजन। जरूर देखा होगा ये आर्टिकल, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्टाइल बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है ना आपको, वो यही है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। उसके बाद है यूनिट 5 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला, रोटेशनल मोशन वाला। ये ना काफी मुश्किल यूनिट होता है बच्चों के लिए। अगर आपको ये पहले वाले 4 यूनिट आए ना ढंग से, तो ये तो फिर तो ये बहुत अच्छे से आराम से समझ आ जाता है। अगर वो बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं है, फिर इसे समझने में ना काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आपको पास होना है तो फिर तो इसे स्किप कर दीजिए, इसे मत कीजिए, ठीक है। कई स्कूल्स में तो ऐसा होगा, स्पेसिफिकली पंजाब बोर्ड में, कि शायद ये यूनिट आपको या तो ऐसे ही करवा दिया गया हो या ढंग से करवाया ही ना गया हो, या अभी तक आपको कोई और फॉर्मेट में करवा दिया गया हो। तो अगर फिर भी अगर पहले तो छोड़ दो यार ये यूनिट, ठीक है। अगर करना ही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लो, टॉर्क वाला कर लो, और स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद एग्जांपल्स, ये कर लो, सेंटर ऑफ मास वाला। इतने टॉपिक्स कर लो, बहुत हैं। कुछ आएगा तो इन्हीं में से आएगा, वरना इसमें से ये काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना एक बार में। इसके बाद आते हैं यूनिट 6 की तरफ, ग्रेविटेशन। ये बहुत प्यारा यूनिट है, ज्यादातर बच्चों को इसके आर्टिकल्स या इसके जो टॉपिक्स हैं वो आते होंगे, जैसे कि डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ, ठीक है। तो ग्रेविटेशन का इसमें भी न्यूटन भाई साहब का ही काम था, F = g(m1m2/r²), किस किस को याद है। अब तो इसमें एक तो ये क्वेश्चन कर लेना, डिफाइन, ठीक है, डिफाइन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डिफाइन कर दो। और जो वेरिएशन होती है ना जी की, हाइट और डेप्थ के साथ 2 आर्टिकल किए होंगे आपने, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कई बार आते हैं। वेटलेसनेस कर लेना, ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप स्पीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। जैसे ये 3 नंबर में भी पूछी जा सकती है और 5 नंबर में भी आपसे पूछी जा सकती है। अब आपके याद रखने वाला क्या था, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, ट्रायंगल लॉ, प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम, न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ, और ये ऑर्बिटल स्पीड और एस्केप वेलोसिटी वाले, और वेक्टर के न्यूमेरिकल, ठीक है। ये हो गए। अब आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पता है कि ये मैं कर लूं। उसके बाद आता है हमारा, देखो 6वां यूनिट था और 7वां चैप्टर था। अब आता है 7वां यूनिट और 8 और 9, इतने चैप्टर इसमें। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, 7वां यूनिट है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। अब इसमें क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, 8वां चैप्टर है, ये आप स्किप कर दीजिए एक बार, ठीक है। अब ये जो है ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें आपके पास पास्कल लॉ आएगा, उसकी एप्लीकेशंस आएंगी, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे हाइड्रोलिक, लिफ्ट और ब्रेक वाला आर्टिकल इसी में है। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी है, ये पूछी जा सकती है। सरफेस टेंशन और उसकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस के हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये छोड़ दी ना तो ये दिख जाएगी आपको क्वेश्चन पेपर में। बर्नौलीज थ्योरम प्रोजेक्टाइल के बराबर, जितनी ज्यादा जरूरी वो उतनी ज्यादा जरूरी है। लास्ट में सारा समाप्त कर दूंगा। बर्नौलीज थ्योरम सबसे, यानी कि अगर आप समझो ना, इसमें सबसे पहले क्या करो तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम कर लो, सबसे ज्यादा जरूरी। उसके बाद क्या कर लो, ये कर लो, पास्कल लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी, इतना हो जाए ना, ठीक है। स्टोक्स लॉ, इट्स नेसेसरी, ये सारे बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब देखो आगे थर्मोडायनेमिक्स आ गया। अब देखो आगे क्या आ गया, थर्मोडायनेमिक्स आ गया। ये 10वां चैप्टर था, ये जो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर वाला जो आपको बताया था, उसमें 8th चैप्टर, 9th चैप्टर और 10th चैप्टर, 3 चैप्टर्स है। तो ये भी स्किप कर सकते हो, चाहो तो ये भी स्किप कर सकते हो। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला, ये इसके बेसिक्स कर लेना, ज्यादा आपको तकलीफ होगी बड़ा मतलब समझने में। एक बार अगर हम एग्जाम्स करीब है यार, सारा कुछ नहीं कर सकते आप, सारा साल था करने के लिए। अब ना तो जो बोल रहा हूँ ना छोड़ दो, वो छोड़ दो एक बार, और जो बोल रहा हूँ ना कर लो, वो कर लो। अब थर्मोडायनेमिक्स में क्या है कि वर्क डन, थर्मोडायनेमिक्स 8th यूनिट,
चैप्टर कौन सा 11वां। तो जो वर्क डन है ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, पंजाब में तो बोलेंगे एससीईआरटी, ठीक है, पर ये भी तो एक तरह से कॉपी ही है ना एनसीईआरटी की। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी आर्टिकल कौन सा, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल। इसी में एडियाबेटिक आ जाता है, ठीक है। हीट इंजन बहुत इजी है यार, ये सारे टॉपिक्स बहुत इजी है, थर्मो तो बहुत ही ज्यादा इजी है। और ये सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो ये आपको सबसे पहले कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको पता है जीरो तो लॉ आता है, फर्स्ट लॉ आता है, सेकंड लॉ आता है, वो थोड़ा सा देख लेना। तो ये पहले कर लो, पहले क्या कर लो, ये कर लो मेयर्स फॉर्मूला, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ठीक है। फिर वर्क डन इन आइसोथर्मल कर लेना, फिर हीट इंजन कर लेना, उसके बाद एडियाबेटिक करना लास्ट में। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स बन जाएगा। उसके बाद क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। उसके बाद क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। उसमें क्या है, देखो ये आपका 9वां यूनिट है और 12वां चैप्टर है। तो लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आएगा, ये भी काफी ज्यादा जरूरी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सबसे सबसे ज्यादा जरूरी था। इसमें से कोई ना कोई चीज आपको पूछी जाएगी। अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगर पूछा गया तो 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये भी काफी ज्यादा जरूरी है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ठीक है। प्रूव पी इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ ई। तो ये बस 1 2 3 4 5 टॉपिक्स बताए आपको मैंने, 5 टॉपिक्स, 5 ही क्वेश्चन, ये ढंग से कर लेना, ये भी आपका हो जाएगा। इसी में से कोई ना कोई चीज आपसे पूछ ली जाएगी। इसके बाद आते हैं लास्ट यूनिट, 10th यूनिट पर, जो कि है वेव्स एंड ऑसिलेशन। वेव्स हमारा 13वां चैप्टर है और ऑसिलेशन हमारा 14वां चैप्टर है। तो इसमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन कर लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स कर लेना, डॉपलर इफेक्ट कर लेना, और सारी एसएचएम के ऊपर जितनी भी बातें हैं ना, थोड़ा ही छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है, ये देख लेना आराम से। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इतने में आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर दोगे। पंजाब बोर्ड में 70 का पेपर होगा ना, तो मिनिमम आपके 50 आ जाएंगे। इतने काम से 50 प्लस रह जाएंगे ढंग से कर लिया तो, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से छोटे क्वेश्चन भी बन जाएंगे आपको ज्यादातर। तो अब मैं बताता हूँ आपको इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या करना है, एक्स्ट्रा में क्या कर लेना, देखो ये जो है ना एसेंट फॉर्मूला, ये कर लेना। Why it is easier to pull a lone roller than to push it, ये कर लेना। मतलब उतना हो जाए तब ये कर लेना, पैरेललोग्राम वाला लॉ कर लेना। अब प्रायोरिटी किसको देनी है, बर्नौलिस थ्योरम सबसे ज्यादा जरूरी, पहले वो कर लो। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कर लो, फिर प्रोजेक्टाइल कर लो, इक्वेशन ऑफ मोशन कर लो, ट्राइंगल लॉ कर लो, वेक्टर के न्यूमेरिकल्स कर लो, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप स्पीड वाला आर्टिकल कर लो, ठीक है। और क्या बताया था, न्यूटन से सेकंड लॉ इज रियल लॉ, वो कर लो, क्वेश्चन एक सेकंड लॉ वाला। और कौन सा करोगे, ठीक है, वो जो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर बताया था वो कर लो, काइनेटिक थ्योरी के असम्पशंस कर लो। प्रायोरिटी वाइज ये होगा आपका। अब आप देखोगे ना ध्यान से, तो आपके पास क्या बने, 50 से 60 क्वेश्चंस या टॉपिक्स बने। ध्यान से पीडीएफ दूंगा दोबारा, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, देख लेना। तो 50 से 60 क्वेश्चंस बने। अब क्या है, ढंग से अब देखो, आज कितनी है, 7 फरवरी है। मैं 7 फरवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तुमने मान लो 10 फरवरी को ये वीडियो देखी, ठीक है। अब क्या है कि 10 फरवरी को ये वीडियो देखी। अब क्या है, अगर ठीक है, मान लो तुम्हारा, मैं बताऊं कब था, पिछली बार ना 19 मार्च को फिजिक्स का पेपर था 11th वाले बच्चों का, जो यहाँ पढ़ते थे मेरे पास, पंजाब बोर्ड के थे वो भी। तो 19 मार्च को उनका पेपर था। आपका मैं मान लेता हूँ 15 मार्च को पेपर है, 15 मार्च को पेपर है। अब मान लो 15 फरवरी को शुरू किया, तब भी ना तुम्हारे पास 1 मंथ है। कितना है, 1 मंथ है। अगर ढंग से करोगे ना, ढंग से, ठीक है, तो 1 मंथ में आराम से पास हो जाओगे, अगर साल में कुछ भी नहीं देखा है तो। अगर अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सारे टॉपिक्स करवा दूं कॉपी पर ऐसे जैसे समझाए हैं, ठीक है, इनकी वीडियो मिल जाए, तो बस क्या करो, देखो मैं ना अभी यूट्यूब चैनल से कुछ नहीं कमाता हूँ, और मुझे ना ऑफलाइन बैच लगाने होते हैं। तो मेरे पास ना अभी चैनल से कोई मोनेटाइजेशन वगैरह तो है नहीं, ठीक है। तो मेरा ज्यादातर टाइम जो है ऑफलाइन बैचेस में ही चला जाता है, और उनमें रिकॉर्ड करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो अगर ना तुमने 200 से ज्यादा लाइक्स इस वीडियो पर करवा दिए, ठीक है, और 70 से ज्यादा कमेंट्स करवा दिए, ठीक है, यानी +1 के बच्चों का अगर रिस्पांस मिला हमें, तो फिर आपको ये जो काम है ना ये मिल जाएगा सारा, क्योंकि इसी फॉर्मेट में करवा दूंगा, जल्दी हो जाएगा। अगर बोर्ड पर करवाऊंगा ना तो काफी टाइम लगेगा। जैसे देखो मैं ना अब दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो बोर्ड है ना, बोर्ड पर मैं लिख रहा था ये सारा, तो मुझे लिखने में टाइम लग गया। पहले तो मैंने आपके लिए ये बनाई, फिर मुझे ऐसे लिखने में टाइम लग गया। तो ना बोर्ड पर बनाऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसे करवाऊंगा ना तो मैं करवा दूंगा जल्दी, और इतने में तुम पास हो जाओगे, ठीक है। चलो फिर
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाम याद रखना, राइज एंड शाइन एनके, ये हमारा चैनल है। ये हमारा नहीं, ये आपका ही चैनल है पंजाब बोर्ड के लिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिला तो और ज्यादा अच्छा करेंगे। पंजाब बोर्ड का देखो यार, कोई ढंग का चैनल है नहीं, जो अच्छा कंटेंट बना नहीं सकते, आपको पता है ना। मतलब बुराई नहीं कर रहे हम किसी की, कि हम बना सकते हैं पर हमारे पास में बहुत कम टाइम है, ठीक है। मेरे बारे में कभी मैं बाद में बताऊंगा। अगर देखना चाहते हो तो RSN के क्लिप्स नाम से एक चैनल है हमारा दूसरा, उसमें क्लास की क्लिप्स होते हैं, वो देख लो, ठीक है। तो अच्छी बातें भी बहुत होती हैं उसमें, आराम से तुम्हें समझ लग जाएगी हमारे बारे में। तो राइज एंड शाइन इनके पंजाब बोर्ड के लिए ही है, 11th और 12th वालों के लिए। और 12th वालों के लिए भी काफी वीडियोस हम बना चुके हैं और भी बनाएंगे। तुम जब 12th के लास्ट में होगे तो और ज्यादा तुम्हारे पास होगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर करना हमें ना, क्योंकि पुश दिखेगा ना तभी हम ज्यादा काम कर पाएंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नाम याद रखना।